ठंड में बहू की बेड पर रसोई। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ती जा रही है। पता नहीं आने वाले महीने में क्या हाल होगा। अब तो इस ठंडे पानी में हाथ डालने का भी मन नहीं होता। बस जल्दी से बर्तन धो लूं और जाकर पोछा लगाकर अपना काम खत्म करूं, सीधा कंबल में घुसूंगी। पल्लवी ठंड से कांपते हुए किचन में खड़े होकर ढेर सारे बर्तन धो रही होती है। बर्तन धोकर पल्लवी पूरे घर का पोछा लगाने लगती है कि तभी पल्लवी का 6 साल का बेटा अरुण स्कूल से घर आता है। माँ मैं आ गया, आज बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो ना। पहले जाकर कपड़े बदलो, बस हॉल का पोछा लगाकर फिर देती हूँ मैं तुम्हें खाना। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए, बहुत भूख लगी है, दे दो ना। पल्लवी पोछा छोड़कर किचन में जाती है और अपने बेटे के लिए खाना निकालने लगती है तो वहीं अरुण सोफे पर बैठ जाता है। तभी पल्लवी का देवर अंकित जल्दबाजी में सामान लेने के लिए घर में आता है और गलती से पोछे की बाल्टी पर पैर मार देता है, जिससे सारा पोछे का पानी फर्श पर गिर जाता है। और जब पल्लवी हॉल में आती है, देवर जी ये क्या किया आपने? एक तो इस ठंड में पानी से काम करना वैसे ही इतना मुश्किल है, ऊपर से आपने मेरा काम बढ़ा दिया। सॉरी भाभी, मैं थोड़ी हड़बड़ी में था, गलती से गिर गया। पल्लवी फिर से हॉल को साफ करती है। पल्लवी को ठंडे पानी में पोछा लगाना पड़ता है। आखिरकार पल्लवी अपना सारा काम खत्म करके जब कमरे में आराम करने के लिए जा रही होती है तभी पल्लवी का ससुर मिथिलेश आता है। अरे बहू, जरा मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय और थोड़ी सी मूंगफली भून कर ले आना। मैं छत पर हूँ, आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है पापा जी। पल्लवी रसोई में जाती है और मूंगफली भून कर छत पर ले आती है। छत पर आ रही धूप में पल्लवी थोड़ी देर खड़ी होती है कि तभी पल्लवी की सास, आज धूप तो काफी बढ़िया हो रही है, काम कर बहू, मेरा खाना यही छत पर ले आओ और हाँ थोड़ी देर में रात के खाने की तैयारी कर लेना, वो आज तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं। ठीक है माँ जी। घर की बड़ी बहू होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी पल्लवी पर थी। सुबह 5 बजे की उठी पल्लवी रात के 12-1 बजे तक घर के कामों में ही लगी रहती और जब से ये ठंड का मौसम शुरू हुआ था तब से तो पल्लवी की रेल बन गई थी। अब आई हो तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। याद है ना कल हमें मेरी बॉस की पार्टी में जाना है। मैं नहीं जा सकती सुनील, आप तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हो लेकिन घर में रेल मेरी बनी रहती है। एक तो जब से ठंड शुरू हुई तब से और काम बढ़ गया मेरा, और अब तो हर किसी के घर में खाने की फरमाइश भी बढ़ती जा रही है। तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे दुनिया की पहली औरत हो जो तुम घर संभाल रही हो। और भी तो औरतें हैं लेकिन वो शिकायत थोड़े न करती हैं तुम्हारी तरह। पल्लवी सुनील को कुछ जवाब देती है कि तभी अरुण अपना होमवर्क लेकर पल्लवी के पास आता है। माँ मेरा होमवर्क करवा दो ना, कल टीचर चेक करेगी। मुझे बहुत थकान हो रही है और ठंड लग रही है, आप इसका होमवर्क करवा दीजिए ना। मुझे भी तो अपना ऑफिस का काम करना है, तुम खाली बैठी हो, तुम करवा दो। थके हारे शरीर के साथ पल्लवी अपने बेटे का स्कूल का सारा काम करवाती है तो वहीं अगले दिन फिर से पल्लवी ठंड में सुबह 5 बजे उठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बहू कपड़े धो रही है, ये ले मेरी कुछ साड़ियाँ रह गई थी, इन्हें भी धो देना। माँ जी मैं अगले हफ्ते धो दूंगी, अभी मेरे हाथ सुन्न से पड़ गए हैं ठंडे पानी में कपड़े धोते धोते। ठंड है वो तो पड़ेंगे ही, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू काम को टाल दे, काम टालने से काम बढ़ता ही है। चल अब कपड़े धो ले और उसके बाद आज आंगन की भी धुलाई कर देना, काफी टाइम हो गया है। घर के इतने काम और कल भी इस कड़कड़ाती सर्दी में जिससे पल्लवी अब काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। घर के काम के साथ साथ पल्लवी पर अब बाहर के काम की जिम्मेदारी थी। पापा जी पूरा दिन घर पर रहते हैं लेकिन इनसे ये नहीं होता कि बाहर से जाकर सब्जी ही ले आए। अब इतनी ठंड में मुझे ही सब्जी लानी पड़ रही है। अरे घर का काम करूँ, रसोई संभालूं या बाहर से सामान लाऊं। ऊपर से इन लोगों की फरमाइश नहीं खत्म होती, कभी इनको साग खाना है, कभी बाजरे की रोटी और आज तो सभी को गाजर का हलवा खाना है। पल्लवी ठंड से कांपते हुए सामान लेकर घर की तरफ लौट रही होती है कि तभी पल्लवी को रास्ते में उसकी सहेली संजना मिलती है। हाय पल्लवी, कैसी है तू? कुछ टाइम से काफी बिजी चल रही है, ना कॉल करती है ना मैसेज, भूल गई क्या? नहीं यार, घर में काम ही इतने होते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। पूरा दिन तो रसोई में खड़े खड़े निकल जाता है। ऊपर से जब से ये ठंड शुरू हुई है तब से और दिमाग खराब हो गया। आखिरकार कब तक सब कुछ अकेले संभालूं? नंद होती तो कम से कम उसका सहारा तो मिल ही जाता। अरे तो पागल, तेरा देवर तो है ना, अपनी देवरानी ले आ। मेरी भी तो पिछले महीने देवरानी आ गई, जब से आई है घर के कामों में काफी मदद करती है। देख अभी भी मैं पार्लर से आ रही हूँ, तू भी अपने देवर की शादी करवा दे जल्दी से, फिर तुझे भी आराम मिल जाएगा। संजना की बात सुनकर पल्लवी की दिमाग की बत्ती जलती है और वो जल्दी जल्दी घर आती है। इससे पहले पल्लवी अपनी सास को अपने देवर की शादी के बारे में कुछ कहती कि तभी वो घर आकर देखती है कि सभी लोग मिलकर अंकित के लिए लड़कियां देख रहे हैं। अरे पल्लवी बहू तू आ गई, ये देख पंडित जी ने मुझे अभी कुछ लड़कियों की तस्वीर भिजवाई है। मुझे तो अपने अंकित के लिए ये लड़की ज्यादा पसंद आ रही, कितने लंबे बाल है इसके और रंग रूप भी कितना साफ है। माँ, अंकित की जोड़ी तो इस लड़की के साथ जमेगी। क्यों, अंकित कैसी लगी तुझे लड़की?
अरे ये तो सोने पर सुहागा हो गया। मेरे बोलने से पहले ही मेरे ससुराल वाले मेरी देवरानी ढूंढने में लगे। अब बस जल्द से जल्द मेरे देवर की शादी हो जाए, फिर जब मेरी देवरानी आएगी तो मुझे भी तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। सुनीता अंकित के लिए एक सोनम नाम की लड़की पसंद कर लेती है और बिना देरी करे अंकित और सोनम की जल्दी शादी हो जाती है। शादी के बाद आज सोनम की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें पल्लवी भी उसकी काफी मदद करती है। पता है भाभी, शादी से पहले मेरी सभी सहेलियां कहती थी कि जेठानी एक नंबर की खड़ूस होती है और बिल्कुल भी मदद नहीं करती, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। पहली रसोई की रस्म मेरी है और मदद आप कर रही हैं। ये तो प्यार होता है देवरानी जेठानी में। जिस घर में देवरानी जेठानी मिलकर घर को एक साथ संभालती हैं, वहां पर कभी कोई कलेश नहीं होता। जल्द ही सोनम और पल्लवी की आपस में काफी अच्छी बन जाती है। सोनम की शादी को भी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए आए दिन मेहमान कभी सोनम से मिलने आते तो कभी सोनम को अलग अलग मेहमानों के घर पर डिनर के लिए जाना पड़ता है। बहू, आज तुम्हें संदीप जी के यहाँ डिनर पर जाना है तो शाम को रेडी रहना, ठीक है? सोनम को अभी आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए अभी पल्लवी खुद ही उसे कुछ काम करने नहीं देती। माँ, आज मैं सोनम को डिनर पर ले जा रहा हूँ बाहर। हाँ तो बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? तेरी बीवी है, ले जा। और अब नहीं घूमोगे तो कब घूमोगे? 2 से 3 हफ्ते सोनम के इसी तरह से गुजर जाते हैं और अब कल से सोनम को रसोई और घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी होती है। झाड़ू सोनम लगा लेगी, पोछा मैं लगा लूंगी और किचन का काम भी हम आधा आधा बांटेंगे। एक वक्त का खाना सोनम और एक वक्त का खाना मैं बना लूंगी। इससे हम दोनों पर ज्यादा काम की जिम्मेदारी भी नहीं होगी। पल्लवी काफी ज्यादा खुश थी कि कल से अब उसकी देवरानी भी उसका काम में हाथ बंटवाएगी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। दोपहर में सोनम जब नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रही होती है तो सोनम का पैर फिसलता है और वो बाथरूम में गिर जाती है, जिससे उसके हाथ में काफी गहरी चोट आती है। हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई भी खा ली है लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा है। अरे बहू, इतनी जल्दी ऐसे थोड़ी ना होगा। थोड़ी देर आराम कर ले और बाद में तेरे हाथ की सिकाई भी कर दूंगी। इसलिए मैं कहता था कि बाथरूम में चप्पल पहनकर जाया मत करो। बाथरूम की टाइल थोड़ी स्लिपरी है, मैं खुद कई बार गिरते गिरते बचाऊं। तुम्हारा हाथ तो काफी सूज गया है यार, अब कुछ दिन बिस्तर पर आराम ही करना। अपने हाथ की चोट की वजह से सोनम अब कई दिनों तक घर के काम नहीं कर सकती थी, जिससे पल्लवी को थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। हे भगवान, अब तो बस इस नल के अंदर से बर्फ के टुकड़े गिरने रह गए। हद से ज्यादा ठंडा पानी आ रहा है। अब तो मुझे किचन में भी गीजर लगवाना ही पड़ेगा। जल्दी से बर्तन धोकर सोनम के लिए खाना ले जाती हूँ। बेचारी ने सुबह से दूध के अलावा कुछ भी खाया पिया नहीं है। पल्लवी अब जल्दी जल्दी ठंडे पानी में बर्तन धोती है और जब प्लेट में खाना निकाल अपनी देवरानी के लिए कमरे में ले जाती है तो देखती है कि सोनम बिस्तर पर आराम से लेटे लेटे कुरकुरे चिप्स खा रही है। ये देखकर पल्लवी, अरे सोनम, ये सब क्या है? कुरकुरे, चिप्स, जूस, चॉकलेट्स? तुमने तो किसी छोटी बच्ची की तरह बिस्तर पर सारे खाने पीने की चीजें फैला रखी हैं। मेरे हाथ में दर्द है ना, मैं किचन से खुद खाना नहीं ले सकती, इसीलिए मैंने उनसे अपनी छोटी मोटी खाने पीने की चीज मंगवा ली। ये तो ठीक है, लेकिन इससे पेट थोड़ी ना भरेगा। ये लो खाना, इसे भी खा लेना। खाने की प्लेट सोनम को देकर पल्लवी वहां से चली जाती है। तो वहीं शाम में जब पल्लवी अपने कमरे में कपड़े प्रेस कर रही होती है तो अरे वो मेरी नीली वाली साड़ी कहाँ है? अरे हाँ, याद आया, सोनम के कपड़ों में रखी हुई थी वो। अभी जाकर उसके कमरे से लाना होगा। पल्लवी सोनम के कमरे में जाती है तो देखती है कि सोनम सो रही है। जैसे सोनम की अलमारी खोलती है कि उसमें ढेर सारी पीने की चीज है। ये सब क्या है? ये अलमारी है या कोई चीज की दुकान? सारा तो खाने पीने का सामान है, तो उसने कपड़े कहाँ रखे हैं? पल्लवी जब नजर इधर उधर दौड़ाती है तो पल्लवी की नजर बेड के ड्रॉर पर जाती है, जिसे देखकर पल्लवी जब उसे खोलती है और देखती है कि पूरा का पूरा ड्रॉर खाने पीने की अलग अलग चीजों से भरा हुआ है। ये देखकर पल्लवी, हे भगवान, क्या है ये सब? ऐसा लग रहा है कि देवर जी इसके लिए पूरी दुकान ही उठा कर ले आए। रसोई में इतना खाना पीने का सामान नहीं होगा जितना इसके बिस्तर पर है। अब ये सब पल्लवी को काफी अजीब लगता है। सोनम गहरी नींद में सो रही होती है तो पल्लवी उससे इस बारे में कुछ बात नहीं करती और ऐसे ही अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। अरे यार, ये मैंने केटल कहाँ रख दी है? रात में इन्हें बार बार गर्म पानी पीना होता है। अब थोड़ी ना किचन में आकर पानी गर्म करती रहूंगी। लगता है माँ जी ले गई हैं। पल्लवी अपने सास के कमरे में केटल लेने के लिए जाने लगती है कि तभी पल्लवी को सोनम के कमरे से हल्की हल्की मैगी की खुशबू आती है। अरे सोनम के कमरे से मैगी की खुशबू कैसे आ रही? मैंने तो मैगी नहीं बनाई और सोनम के हाथ में तो इतना दर्द है कि वो खुद किचन में आकर मैगी नहीं बना सकती। पल्लवी जब सोनम के कमरे में आती है तो वो काफी हैरान होती है। सोनम आराम से बेड पर बैठे बैठे साइड टेबल पर केटल रख उसमें मैगी बना रही होती है। सोनम, तुम ये क्या कर रही हो? भाभी, वो क्या है ना, मुझे ठंड में रात में बार बार कुछ गर्मा गर्म खाने का मन होता है।
मैं आपसे थोड़ी ना बार बार बोलती, इसीलिए मैं किचन से केटल ले आई। अब जब भी मेरा कुछ गर्म खाने का मन करेगा तो मैं बना लूंगी। बाहर की चीजों तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब बिस्तर पर पड़े पड़े रसोई का सामान लाकर चीज बनाना ये अजीब नहीं है? अरे भाभी कुछ अजीब नहीं है, मैं तो अपने मायके में भी ऐसे ही करती थी। वैसे भी केटल में बनी मैगी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप टेस्ट करेंगी? सोनम को मना करके अब पल्लवी बर्तन में ही गर्म पानी कर थर्मस में भरकर अपने कमरे में ले जाती है। जब से सोनम के हाथ में चोट लगी थी तब से सोनम अपना सारा खाना पीना बिस्तर पर ही करने लगी थी। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपनी देवरानी से। सोचा था देवरानी आएगी तो घर के कामों में हाथ बंटवाएगी, लेकिन ये तो खुद ही हाथ पर चोट लगाकर बैठ गई है। हफ्ता भर होने को आ गया, पता नहीं कब इसकी चोट खत्म होगी। और ऊपर से आधी रसोई तो उसने अपने बिस्तर पर ही बसा ली है। ये अकेले में क्या खुद से बड़बड़ा रही हो? और तुम्हारी देवरानी के क्या हाल चाल है? पहले तो तुम घर के कामों से इतना परेशान रहती थी, लेकिन अब तो तुम्हारी देवरानी आ गई है तो काफी मदद हो जाती होगी ना। कुछ ना मदद होती है, बल्कि जब से वो आई है काम मेरा और बढ़ गया है। हाथ में चोट लगवा कर बैठ गई है, और ऐसा भी नहीं है कि बिस्तर पर पड़े पड़े आराम करे। उसकी बेड, अलमारी, हर जगह खाने पीने की चीजें हैं। और तो और मैडम अब कमरे में केटल में मैगी पास्ता बनाकर खाती हैं। अरे तुम तो बिल्कुल आलसी देवरानी ले आई हो। ये तो मेरी नंद की तरह है, वो भी ठंड शुरू होते ही बिस्तर में घुस जाती है। क्या बताऊं मैं। अब ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। आज पल्लवी ने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए होते हैं। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी पल्लवी देखती है कि टेबल पर अंकित और सोनम नहीं है। अंकित को मेरे हाथ के आलू के पराठे कितने पसंद है ना। आप लोग खाइए, मैं उसे कमरे में देकर आती हूँ। अंकित सोनम के लिए पराठे निकालकर पल्लवी जब उनके कमरे में देने जाती है तो देखती है कि सोनम आराम से बेड पर बैठे बैठे इंडक्शन पर फ्राई पैन में गर्मा गर्म इंस्टेंट पराठे सेक कर अंकित को खिला रही है। ये सब क्या हो रहा है? अरे सोनम, ये तुम्हारा कमरा है, कोई रसोई नहीं। मैगी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो तुम यहाँ खाना ही बनाने लग गई हो। अरे भाभी खाना नहीं बना रही हूँ, ये तो इंस्टेंट पराठे हैं। इन्हें बस फ्राई पैन में सेकना ही होता है। और कब तक मैगी कुरकुरे से अपना पेट भरती मैं। हाँ भाभी, और वैसे भी ठंड में आराम से कंबल में बैठे बैठे गर्म पराठे खाने का अपना अलग ही स्वाद है। लेकिन इस तरह बिस्तर पर खाना बनाना खाना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अरे भाभी, ठंड में हर चीज चलती है। सोनम, तुम वो पनीर वाली इंस्टेंट पराठे भाभी को भी खिलाओ ना। भाभी बहुत टेस्टी है, और हम तो सोच रहे हैं कि इंस्टेंट मोमोज भी ले आते हैं। सोनम के साथ साथ अंकित की भी हरकत को देखकर पल्लवी को काफी अजीब लगता है, और जब वो इस बारे में अपनी सास को कहती है तो अरे बहू, तो उसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना, और वो कब तक तुझे परेशान करती रहती, इसीलिए आराम से बना कर खा रही है। माँ जी, हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है। मैं भी कब तक घर की जिम्मेदारी अकेले संभालूं? पहले जब तेरी देवरानी नहीं थी तब भी तो तू संभालती ही थी। अब जरा उसकी तबीयत क्या खराब हो गई, तुझे काम भारी पड़ रहा है। सुनीता उल्टा पल्लवी को ही डांट देती है। तो वहीं अगले दिन लाजवंती उससे मिलने के लिए घर आती है, और जब वो खुद इस तरह सोनम को बिस्तर पर पड़े पड़े खाना बनाकर खाते हुए देखती है तो उसे भी काफी हैरानी होती है। सुनीता, बहू तो अभी नहीं है, लेकिन तू तो समझदार है ना। अरे हाथ में जरा सी चोट क्या लग गई, उसने तो अपने बिस्तर को ही रसोई बना लिया। अरे जाकर उसे समझा। लाजवंती के कहने पर सुनीता अब सोनम को समझाने के लिए जाती है। 15 दिन हो गए तेरे इस हाथ के दर्द को, अरे अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? माँ जी, हो जाएगा, बस कुछ दिन और। मुझे भी इस तरह बिस्तर पर पड़े रहना अच्छा थोड़ी ना लगता है। सुनीता भी अब सोनम से ज्यादा कुछ नहीं कहती। तो वहीं सोनम बिस्तर पर पड़े रहकर खाने के साथ साथ अब काफी गंदगी भी मचाने लगी थी। सोनम ढेर सारे झूठे बर्तन सोनम को यूं ही बेड पर जमीन पर रख देती थी। तुम भी हद करती हो। अरे कुछ काम नहीं कर सकती तो कम से कम जूठे बर्तन और कूड़ा ले जाकर किचन में तो रख सकती हो ना। किचन तक तो मैं पैरों से आराम से चली जाऊंगी, लेकिन काम तो मुझे हाथों से ही करना है ना। आपसे नहीं होगा तो बोल दीजिए, मैं उनसे कह दूंगी, लेकिन इस तरह ताने मत दीजिए। पल्लवी घर में कोई कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए वो जैसे तैसे करके अपने गुस्से को शांत करती है, और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज तो हद से ज्यादा ठंड हो रही है। कहाँ ये महारानी आराम से बिस्तर में पड़े पड़े मोमोज, महंगी चिप्स चबा रही हैं, और कहाँ मैं इतनी ठंड में काम कर रही हूँ। अरे सूखे काम तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये गीले पानी वाले काम तो मुझसे होते ही नहीं है। एक बार बस ये किचन में आ जाए, फिर तो इससे मैं अपने हिस्से का भी काम करवाऊंगी। आपने रोटी पर घी नहीं लगाया? आप जानती हो ना कि मुझे घी वाली रोटी ज्यादा पसंद है। एक तो महारानी को मैं सब कुछ लाकर दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इसकी फरमाइश खत्म नहीं हो रही। अरे इसका बस चले ना, तो ये तो पूरी रसोई इस कमरे में ले आए। बर्तन, केटल, चीज तो सब लाकर इसने रखी दी है। अब बस मैं ही रह गई हूँ। यहाँ पर आकर इस महारानी के लिए खाना ही बनाना पड़ेगा। जैसे पराठे मैगी खुद बना लेती है, तो ये भी खुद ही बैठे बैठे बना लेना इंडक्शन पर। घर का सारा काम खत्म करके पल्लवी बाजार से राशन लेने के लिए जाती है। राशन लेकर पल्लवी जब घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक तेल वाले बाबा मिलते हैं।
अरे कैसा भी दर्द हो, आज का कल का ये साल पुराना, बस दिन में 2 बार तेल लगाने से दर्द अपने आप उड़नछू हो जाएगा। बाबा आप सच कह रहे हैं, पुराने से पुराना दर्द भी इस तेल को लगाने के बाद ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी ठीक है, हो जाएगा, सिर्फ 100 रुपए बोतल है, कहो तो दे दें। पल्लवी उस बाबा से अब दर्द का तेल खरीद लेती है और घर आते ही सबसे पहले सोनम के हाथ की उसे तेल मालिश करने लगती है। भाभी इस तेल में से कितनी गंदी बदबू आ रही है, किसने दिया है आपको ये तेल? जड़ी बूटियों के तेल से ऐसी ही बदबू आती है, तुम देखना कैसे तुम्हारा 2 दिन में हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा। अब अपने सारे काम छोड़कर पल्लवी दिन रात सोनम के हाथ की मालिश करती है, जिससे 1 से 2 दिन में ही अब सोनम का हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है और आखिरकार सोनम पल्लवी के साथ रसोई में अपना कदम रखती है। भाभी ये पानी तो सच में बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है, अब इसमें बर्तन कैसे धोती थी? मेरे तो पूरे हाथ सुनने पड़ गए। अब आया ना मजा, बहुत आराम कर लिया बिस्तर पर पड़े पड़े। अब जब रसोई में काम करेगी ना तब जाकर तुम्हें एहसास होगा। भाभी मैं सोच रही थी इंडक्शन पर भी तो आराम से खाना बन ही जाता है ना, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मिर्च मसाले और बर्तन भी अपने कमरे में ही ले जाकर रख लूं और आराम से बिस्तर पर बैठे बैठे खाना बनाऊं और वहीं खा लूं। क्यों, कैसा लगा आपको ये आइडिया? सोनम ने यह बात भले ही मजाक में कही हो, लेकिन ये बात पल्लवी को काफी ज्यादा अजीब लगती है। ऐसे ही अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। ये चाकू कहाँ है? और यहाँ पर मैंने सब्जी रखी थी काटने के लिए, वो भी नहीं है, कहाँ रख दिया मैंने? पल्लवी जब सोनम से इस बारे में पूछने के लिए उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि सोनम आराम से बिस्तर में बैठे बैठे सब्जी काट रही है। ये देखकर तुमने तो सच में हद मचा रखी है। मैं काम करती हूँ, गैस चूल्हा और सारा सामान तुम्हें बिस्तर पर ला कर दे देती हूँ, फिर आराम से बैठे बैठे सब कुछ बनाना। अरे तुम्हारा कमरा है, कोई रसोई नहीं। भाभी तो क्या हो गया, आप भी बैठकर यहीं बना लो ना, कब तक रसोई में ठंड में खड़ी रहोगी? मुझसे नहीं होता ठंड में खड़ी खड़ी खाना बनाना। सोनम की बात सुनकर पल्लवी का मुंह बन जाता है। अगले दिन पल्लवी जब कपड़े धो रही होती है तो उसे सोनम की चादर पर सब्जी और उसके छिलके के दाग दिखते हैं, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और जब फिर से पहले की तरह एक बार और सुनीता से सोनम की शिकायत करती है। बस भी कर बहू, ठीक से गीता भी पढ़ने नहीं दे रही तू मुझे। अरे तुम देवरानी जेठानी का मामला है, खुद संभालो, नाक में दम करके रख दिया मेरे। आप तो मुझे ही डांटती रहना, जब देखो मुझे ही बोलती हो। अरे सोनम को भी कुछ बोलो, वो दहेज ज्यादा लाई थी इसीलिए क्या उसे सर पर चढ़ा रखा है? पल्लवी का गुस्से में ऐसा जवाब सुनीता को काफी हैरानी होती है। तो वहीं जब पल्लवी रात में सो रही होती है तो उसे एक बहुत अजीब सपना आता है। भाभी मजा आ रहा है ना, आराम से खाना बनाओ, ठंड भी नहीं लगेगी। इतने अजीब सपने को देखकर पल्लवी एकदम से घबरा कर उठती है। कितना अजीब सपना था। सपने में भी मैं ठंडे पानी में काम कर रही थी और ये बिस्तर पर खाना बना रही थी। जिस तरह के इसके लक्षण हैं, कहीं सच में ऐसा दिन ना आ जाए। रसोई के काम के साथ साथ पल्लवी को बाहर के काम भी अकेले ही करने पड़ते थे। तो वहीं अपने आलस के चलते सोनम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने काम पल्लवी को थमा देती थी। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं और आज पल्लवी जब अपने बेटे अरुण का टेस्ट पेपर देखती है तो उस पर काफी गुस्सा करती है। ये क्या नंबर आए तुम्हारे? 100 में से 28। अरे फेल हो तुम। इस तरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम? आज से तुम्हारा खेलना कूदना बंद, जब देखो मस्ती करनी है। अरे आप क्यों मुझ में इतना गुस्सा कर रही हो? मैं हमेशा कहता रहता था कि मुझे पढ़ा दो, लेकिन आप भी हमेशा बिजी रहती थी। आपने तो मेरा कोई ट्यूशन में नहीं लगवा रखा, तो नंबर तो कम आएंगे ही ना। अरुण की बात सुनकर पल्लवी को यह एहसास होता है कि पिछले कुछ समय से उसने अरुण को सच में टाइम देना काफी ज्यादा कम कर दिया था, जिसके चलते अपने बेटे को ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रही थी। तो वहीं जब सोनम पल्लवी को अरुण को इस तरह डांटते हुए देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब सोनम अरुण को अपने साथ कमरे में ले जाकर पढ़ाई करवाती है। ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। आप ही मेरे ट्यूशन टीचर बन जाओ ना, ट्यूशन फीस में अपनी मैं सारी चॉकलेट दे दूंगा। अच्छा जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। सोनम अरुण को पढ़ाने में लगी हुई थी तो वहीं ठीक से सुनील को पल्लवी का समय न मिल पाने के कारण सुनील भी अब पल्लवी को काफी सुनाता है, जिससे परेशान होकर आज पल्लवी भी चुप नहीं रहती। तुम्हें क्या, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, लेकिन नौकरानी तो मैं बनी रहती हूँ ना। सोचा था देवरानी आएगी तो घर के काम में हाथ बंटवाएगी, लेकिन वो तो खुद ही पड़ी रहती है। अरे परेशान हो गई हूँ मैं। काम न करने के बहाने चाहिए तुम्हें तो बस। अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, न कहीं चलने को न घूमने को। आज सुनील और पल्लवी में काफी लड़ाई होती है। तो वहीं अगले दिन जब दोनों भाई नाश्ता कर रहे होते हैं, ये भाभी ने भी पराठे बिल्कुल जला दिए हैं, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है इसमें, पता नहीं क्या हो गया है, आजकल खाने में काफी कमी निकल रही है। तुझे तो बस अपनी भाभी के काम में कमी निकालनी है। अरे कभी अपनी बीवी को भी बोल दे कि बिस्तर छोड़कर कुछ काम कर ले। क्या हुआ भैया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और आपके कहने का क्या मतलब है? सोनम कुछ काम नहीं करती? कुछ काम नहीं करती है, वो जाकर समझा अपनी बीवी को। इस तरह घर गृहस्थी नहीं चलती है।
तेरी बीबी काम नहीं करती और मेरी बीबी 24 घंटे काम करने में लगी रहती है। तुझे पता भी है आजकल मुझ में और पल्लवी में कितनी लड़ाइयां हो रही हैं। सुनील की बात सुनकर अंकित को काफी बुरा लगता है, तो वहीं अंकित कमरे में आकर सोनम को काफी खरी खोटी सुनाने लगता है। खुश हो मुझे सुबह सुबह भैया से सुनवाकर? अरे इतना भी क्या आलस है तुम्हें, कुछ काम नहीं रहता, तुमको सारा काम भाभी करे क्या? अरे अंकित, कम से कम मेरी पहले बात तो सुनो। मुझे नहीं पता, अब से तुम भी भाभी के काम में मदद करोगे, अगर नहीं किया ना तो चली जाना अपने मायके। अंकित सोनम को काफी सुना देता है। तो वहीं सोनम के अरुण को पढ़ाने से आज अरुण के काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। इस बार 75 है, ये तो काफी अच्छे नंबर है। एक बार की डांट ने तुम पर तो काफी अच्छा असर किया है। ये तेरी गलतफहमी है बहू, ये तेरी डांट का असर नहीं बल्कि सोनम बहू के पढ़ाने का असर है। माँ जी, वो तो घर का तो कुछ काम करती नहीं है, अरुण को क्या खाक पढ़ाएगी? ये तुझे लगता है बहू? सोनम बहू हमेशा अरुण को कभी कमरे में तो कभी छत पर ले जाकर पढ़ाती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। यकीन नहीं होता तो अरुण से पूछ ले। हाँ, वहाँ चाची ने मुझे पढ़ाया, उनकी वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर आए। जब आप रात में सो जाती थी ना तो भी चाची मुझे देर रात तक पढ़ाती थी। अरुण की बात को सुनकर पल्लवी को काफी हैरानी होती है। तो वहीं जब आज फिर से सुनील पल्लवी की लड़ाई होती है तो सोनम खुद उनकी लड़ाई सुनती है, जिसे सुनकर अंकित बिल्कुल ठीक कह रहे थे जेठ जी, मेरी वजह से जेठानी जी को कितना सुना रहे हैं। पिछले हफ्ते उनकी एनिवर्सरी थी, लेकिन मेरे काम न करने की वजह से जेठानी जी को पूरा घर संभालना पड़ा और ये लोग कहीं बाहर भी नहीं जा पाए। अरुण वाली प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर ली, लेकिन ये प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगी जब मैं अपनी जिम्मेदारी संभालूंगी। बिस्तर पर पड़े पड़े बहुत आलसी हो गई हूँ, अब बिस्तर से रसोई को हटाकर रसोई को रसोई में ही ले जाना होगा। अगले दिन पल्लवी हर रोज की तरह सुबह 5 बजे उठती है और जब वो नाश्ते की तैयारी करने के लिए रसोई में आती है तो देखती है कि सोनम पहले से ही वहां मौजूद है और उसने लगभग नाश्ते की तैयारी कर ली है। ये देखकर पल्लवी काफी हैरान होती है। अरे सोनम, तुम इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? और ये सब नाश्ते की तैयारी क्या तुमने की है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, तबीयत ठीक है, वो तो बस मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद कर दूं। घर में सुबह से लेकर रात तक आप कितना काम करती हैं। सॉरी, मैंने पहले बहुत आलस दिखाया। आपकी जगह कोई और जेठानी होती तो मुझे कब का खरी खोटी सुना चुकी होती, लेकिन आपने मेरी वजह से बहुत बर्दाश्त किया। और जो भी आपके और जेठ जी में लड़ाई हुई है ना, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आज के बाद मैं अपने सारे काम करूंगी और आप में और जेठ जी में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी। माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए, मैंने भी तुम्हें काफी गलत समझा। अगर तुम ना होती तो इस बार भी अरुण टेस्ट में फेल हो जाता। भाभी, अब से हमारे सारे काम आपस में हम बांट लेते हैं और अब मैं घर के कामों के साथ साथ अरुण को भी पढ़ा दिया करूंगी। तो मैं तुम्हारे हिस्से के भी 1-2 काम कर लूंगी। तुम अरुण को पढ़ा रही हो, ये क्या कम है? अब दोनों देवरानी जिठानी हंसने लगती हैं और साथ में अब सभी को नाश्ता भी परोसती हैं। तो घर के कामों में भी दोनों एक दूसरे का काफी साथ देती हैं। भाभी, आप ही हमेशा घर का सामान लेने के लिए जाती हो। आप घर का काम कर लीजिए, सामान मैं ले आऊंगी और आते हुए अरुण को भी स्कूल से पिक कर लूंगी। तो फिर मैं तुम्हें सामान की लिस्ट बनाकर दे देती हूँ और झाड़ू लगाकर कपड़े भी धोने के लिए डाल दूंगी। दोनों जेठानी को इतने प्यार से घर के सारे काम करते हुए देखकर सुनीता मन ही मन काफी ज्यादा खुश होती है। चलो, आखिरकार इन दोनों में अकल तो आई, वरना इन दोनों ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। और उस दिन के बाद से अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के सारे काम को संभालती हैं, जिससे अब ना ही सोनम पर काम की जिम्मेदारी ज्यादा आती है और ना ही पल्लवी पर।